इसके लिए हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारा जो वृक्क होता है यानी कि किडनी होती है उसका निर्माण छोटी छोटी नलिकाओं से होता है। संख्या में 10 से 12 लाख पाई जाती है, जिन्हें नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्काणु कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इससे पहले की क्लास में बताया गया था कि वृक्काणु जो होती है उसका आकार सर्पिलाकार होता है और हमारी किडनी में इनकी संख्या लगभग 10 से 12 लाख होती है। कितनी होती है? 10 से 12 लाख की संख्या में ये पाई जाती है। और पढ़ा था हमने कि वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को यानी कि वृक्काणु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वृक्काणु को यानी कि नेफ्रॉन को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके भागों की। और इससे पहले हमने इसके भागों के बारे में बात की थी, तो हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं उन भागों के नामों को। ठीक है, देखिएगा हमारे जो वृक्काणु होता है, नेफ्रॉन जो होता है, इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है मेल पिगियन भाग। कौन सा भाग होता है? मेल पिगियन बॉडी जिसे कहा जाता है, या मेल पिगियन भाग जिसे कहा जाता है। और दूसरा भाग होता है वृक्क नलिका या वृक्क नलिका, अंग्रेजी में रीनल ट्यूबल्स। ठीक है, और ये मेल पिगियन बॉडी होता है, इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बोमन संपुट जिसे बोमन कैप्सूल कहा जाता है, और दूसरा भाग होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वृक्क नलिका के भी 3 भाग होते हैं। एक होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कोल्यूटेड ट्यूबल, समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद दूसरा होता है हेनले लूप यानी कि एचएल, और तीसरा होता है डीसीटी, डिस्टेंट कोल्यूटेड ट्यूबल्स, डीसीटी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में से कहा जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन का वर्गीकरण है, इसके भागों का वर्गीकरण है। नेफ्रॉन के 2 भाग होंगे, मेल पिगियन भाग होगा, मेल पिगियन बॉडी जिसे कहा जाता है। दूसरा भाग होगा वृक्क नलिका जिसे रीनल ट्यूबल्स कहा जाता है। मेल पिगियन बॉडी के 2 भाग होते हैं, बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस। और दूसरा होता है हमारे पास वृक्क नलिका, इसके 3 भाग होते हैं, पीसीटी, एचएल और डीसीटी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर की कि कौन से स्ट्रक्चर, इसके कौन से भाग किस काम आते हैं, और मूत्र का निर्माण रक्त के शुद्धिकरण के दौरान किस प्रकार से होता है, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम अशुद्ध रक्त के बारे में। किसके बारे में? अशुद्ध रक्त के बारे में। मानव की बॉडी में अशुद्ध रक्त जो होता है उसमें कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। जैसे हानिकारक के रूप में बात करें, यूरिया पाया जाता है, NH2CO NH2 पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है, NaCl पाया जाता है, H2O पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, खनिज लवण पाए जाते हैं, SCO3 पाया जाता है, अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब इनमें ग्लूकोज भी होता है, C6H12O6। ये सारे जो पदार्थ दिख रहे हैं आपको इनके सामने, तो इनमें कई लाभदायक भी है, कई हानिकारक भी है। अब जैसे यूरिया है तो मानव एक यूरियोटेलिक प्राणी है, यानी कि नाइट्रोजनिक पदार्थों का उत्सर्जन किसके रूप में करता है? यूरिया के रूप में करता है। इसी कारण से नाइट्रोजनिक पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर मानव कौन सा प्राणी है? यूरियोटेलिक प्राणी है। कौन सा प्राणी है? यूरियोटेलिक प्राणी है। अब देखो, ये भी हानिकारक है, ये भी हानिकारक है, ये लाभदायक है, ये भी लाभदायक है, ये भी लाभदायक है, ये भी लाभदायक है, ये भी लाभदायक है। अब हमें केवल क्या निकालना है? बाहर यूरिया बाहर निकालना है। क्या बाहर निकालना है? यूरिया बाहर निकालना है। तो हमारा जो नेफ्रॉन है वह किस प्रकार से वर्ग करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं। तो हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त जो होता है वह किडनी के माध्यम से शुद्धिकरण होता है उसका। किसके माध्यम से शुद्धिकरण होता है? किडनी के माध्यम से उसका शुद्धिकरण होता है। किसका? अशुद्ध रक्त का। किसका होगा? अशुद्ध रक्त का। और उस अशुद्ध रक्त में कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं और उनका शुद्धिकरण वृक्क यानी कि किडनी के माध्यम से किया जाता है। किडनी में भी कौन करता है? नेफ्रॉन करती है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि अशुद्ध रक्त जो होता है नेफ्रॉन के किस भाग में आता है? अभिवाही धमनी में आता है। कहाँ पर आता है? अभिवाही धमनी में आता है। तो देखिएगा, ये हमारी किडनी है, तो यहाँ से 2 नलिकाएं निकलती है, एक ऊपर एक नीचे, और एक और निकलती है नीचे मूत्रवाहिनी। तो यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है, फिल्टर होता है, इसके माध्यम से रक्त बॉडी में वापस, और अपशिष्ट पदार्थ मूत्र नलिका के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, यानी कि मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये समझ के बात? ठीक है, आगे देखेगा। तो जैसे ही अशुद्ध रक्त हमारे किस में जाता है?
वृक्काणु में जाता है, तो वृक्काणु में जाने के बाद आपको ये सामने का जो भाग दिख रहा है शीर्ष वाला, यानी कि ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट, इसे कहा जाता है मेल पिगियन भाग। क्या कहा जाता है? मेल पिगियन भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेल पिगियन भाग कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? मेल पिगियन भाग कहा जाता है। और इसी मेल पिगियन भाग के दो भाग पढ़े अपन ने, एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है बोमन संपुट। एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है बोमन संपुट। तो जैसे ही हमारा रक्त अभिवाही धमनी के माध्यम से किसमें आता है? केशिका गुच्छों में आता है। किसमें आता है? केशिका गुच्छों में आता है। ये केशिका गुच्छ किसके होते हैं? अभिवाही धमनियों के होते हैं। किसके होते हैं? अभिवाही धमनियों के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है पूरा का पूरा बोमन संपुट। बोमन संपुट एक कप के समान संरचना होती है। कैसे रचना होती है? कप के समान संरचना होती है। और इस कप के समान संरचना में अभिवाही धमनियों के गुच्छे पाए जाते हैं। इन अभिवाही धमनियों के गुच्छों को ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि बोमन संपुट का जो आकार होता है वह कप के समान होता है, और इसी में किसमें? बोमन संपुट में अभिवाही धमनियों के क्या पाए जाते हैं? गुच्छे पाए जाते हैं। इन गुच्छों को केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है। तो अशुद्ध रक्त जैसे ही इसके अंदर आता है तो जो रक्त आएगा वह उच्च दाब से आता है। किससे आता है? हाई प्रेशर से आता है, हाई ब्लड प्रेशर से आता है, उच्च रक्तदाब से आता है। अब उच्च रक्तदाब से क्यों आता है? क्योंकि अभिवाही धमनियों का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, अपवाही धमनियों से क्या होता है? अधिक होता है। अब देख सकते हो आप इस डायग्राम में, इसका व्यास ज्यादा है, इसका व्यास कम है। इसका व्यास ज्यादा होने के कारण अधिक ब्लड आएगा, और अधिक ब्लड जो होगा उच्च दाब से आने के कारण एक छन्नी के रूप में ये ग्लोमेरुलस कार्य करता है। तो ग्लोमेरुलस जो होता है छन्नी के रूप में कार्य करता है। तो यहां से अशुद्ध रक्त जैसे ही प्रेशर के माध्यम से आता है, तो प्रेशर के माध्यम से आने के बाद रक्त में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो एकदम से प्रेशर के द्वारा छनकर बोमन संपुट में इकट्ठे हो जाते हैं। कहां इकट्ठे हो जाते हैं? बोमन संपुट में इकट्ठे हो जाते हैं। कहां इकट्ठे हो जाते हैं? बोमन संपुट में इकट्ठे, यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, अब यहाँ पर इकट्ठे होने के बाद अपशिष्ट पदार्थ तो इकट्ठे हो गए, और शुद्ध रक्त जो है वापस अब अपवाही धमनी में छोड़ दिया जाता है। किस धमनी में छोड़ दिया जाता है? अपवाही धमनी में छोड़ दिया जाता है। तो अशुद्ध रक्त आया, कहाँ गया? बोमन संपुट के ग्लोमेरुलस में। यहाँ जाने के बाद रक्त का शुद्धिकरण हुआ, यानी कि रक्त का फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में होता है। कहाँ पर होता है? नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में होता है। तो शुद्ध रक्त तो बाहर छोड़ दिया, शुद्ध रक्त हो गया, क्योंकि रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ उनको बाहर निकाल दिया गया। कहाँ इकट्ठे हो गए? बोमन संपुट में इकट्ठे हो गए। तो बोमन संपुट का एक और कार्य आपको ध्यान रखना है कि बोमन संपुट हानिकारक व जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका संग्रहण करता है। तो जैसे ही रक्त छनता है तो जो पदार्थ बचते हैं उनको तो ये इकट्ठा कर लेता है, और जो रक्त होता है प्योर उसको अपवाही धमनी में छोड़ दिया जाता है, और यहीं से हमारे शरीर के सभी भागों तक बना उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं, यहाँ से नलिका है, अब ये नलिका जो है हमारे बॉडी में आएगी वापस से। ठीक है, ये पृष्ठवृक्क धमनी होती है, और यहीं से ये धमनी हमारे हार्ट से जुड़ी होती है, और जो रक्त शुद्ध होके आया वापस वो हार्ट जो होता है उस रक्त को हमारी बॉडी के सभी भागों तक पहुंचा देता है, प्योर जो ब्लड होता है उसे पहुंचा देता है। तो यहाँ से जो रक्त आया या तो इधर चला जाएगा या फिर ऊपर की साइड में चला जाएगा जहाँ पर उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो रक्त जो है अपवाही धमनी में, अभिवाही धमनी में आया, अभिवाही धमनी में ग्लोमेरुलस के गुच्छे हैं, यहाँ पर आपका रक्त का शुद्धिकरण हुआ, रक्त में जो पोषक पदार्थ थे, हानिकारक पदार्थ थे, उन सभी का स्टोरेज कहाँ पर हो गया? बोमन संपुट में हो गया। क्या हो गया? बोमन संपुट में हो गया। अब आपको पता है कि यहां पर पोषक पदार्थ, हानिकारक पदार्थों के साथ साथ बोमन संपुट में लाभदायक पदार्थ भी हैं। कौन कौन है? हानिकारक पदार्थ तो हैं ही सही, हानिकारक पदार्थ हैं सही, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ भी हैं, लेकिन कई प्रकार के लाभदायक पदार्थ भी हैं जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि उन्हें बॉडी से बाहर निकाल दिया गया तो बॉडी में कई प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, पोषक पदार्थों की कमी हो जाएगी। जैसे ग्लूकोज की बात करें, अमीनो अम्लों की बात करें, पोटेशियम आयनों की बात करें, विटामिन सी की बात करें, जल की बात करें, NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड की बात करें, HCO3 की बात करें, तो ये सारे पदार्थ लाभदायक हैं। यदि इनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, यानी कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी पानी की कमी से, या फिर कई प्रकार की प्रॉब्लम आ जाएगी। विटामिन सी की कमी से कई प्रकार के रोग हो जाएंगे, स्कर्वी रोग हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इनको वापस क्या किया जाता है? एब्जॉर्बेट किया जाता है। क्या किया जाता है? एब्जॉर्बेट किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस में रक्त का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो रक्त जैसे ही ग्लोमेरुलस में जाता है तो यहाँ शुद्धिकरण हो जाता है, और जो
पदार्थ बचते हैं, इन पदार्थों को निस्यंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निस्यंद कहा जाता है या फिल्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेट कहा जाता है, निस्यंद कहा जाता है, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें फिल्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। समझ किस बात को आप? ठीक है, तो फिल्ट्रेट किन्हें कहा जाता है? रक्त के शुद्धिकरण के समय जो पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं उन्हें फिल्ट्रेट या निस्यंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया फिल्टर की, इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहा जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है, या इसे बोलते हैं परानिस्यंदन। परानिस्यंदन के नाम से भी जाना जाता है। तो अंग्रेजी में तो बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और हिंदी में बोलेंगे परानिस्यंदन। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि वृक्काणु के किस भाग में परानिस्यंदन की प्रक्रिया होती है? तो आपका आंसर होता है बोमन संपुट के ग्लोमेरुलस में। कहाँ पर आंसर होगा आपका? बोमन संपुट के ग्लोमेरुलस में रक्त का फिल्ट्रेशन होता है। तो रक्त शुद्ध होकर बॉडी में चला गया, हमारी बॉडी है तो बॉडी में छोड़ दिया गया। अब बॉडी में छोड़ने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो कहाँ चले जाएंगे? बोमन संपुट में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर बोमन संपुट के बाद ये मेल पिगन भाग से निकलकर कहाँ जाएंगे? वृक्क नलिका में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वृक्क नलिका में चले जाएंगे। और वृक्क नलिका में क्या होगा? इनका क्या होगा? पुनः अवशोषण होगा। क्या होगा? पुनः अवशोषण होगा। यहाँ पर लिखते हैं पुनः अवशोषण। ठीक है, तो पुनः अवशोषण की प्रक्रिया वृक्काणु के किस भाग में होती है? या तो मेलपिगन भाग ऑप्शन में होगा, या आपके वृक्क नलिका ऑप्शन में होगा। तो आपका आंसर होगा वृक्क नलिका में पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होती है। मेलपिगन भाग में रक्त का शुद्धिकरण होता है, वो भी अशुद्ध रक्त का। ठीक है, तो रक्त कहाँ पर पहुंचेगा? आपके पीसीटी भाग में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? पीसीटी भाग में पहुंचेगा। पीसीटी का पूरा नाम है प्रॉक्सिमल कोल्यूटेड ट्यूबल। प्रॉक्सिमल कोल्यूटेड ट्यूबल। अब प्रॉक्सिमल कोल्यूटेड ट्यूबल जो होती है, इसमें रक्त का कितना % पुनः अवशोषण होता है? तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो भाग है, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी, इन तीनों में अशुद्ध पदार्थ और हानिकारक पदार्थ और लाभदायक पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। क्या होता है? पुनः अवशोषण होता है। अब यहाँ पर देख सकते हो कई प्रकार के पदार्थ हैं और इनमें यूरिया भी है। क्या है? यूरिया भी है। तो ध्यान दीजिएगा, यूरिया को तो निकालना है बाहर और इन सभी पदार्थों को लेना है अंदर। तो यदि ये यूरिया के साथ मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिए जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो इनका क्या करना जरूरी है? रीएब्जॉर्बेशन जरूरी है। क्या जरूरी? इनका रीएब्जॉर्बेशन जरूरी है। तो यहाँ पर रीएब्जॉर्बेशन होता है। रीएब्जॉर्बेशन रीएब्जॉर्बेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? आपके वृक्क नलिका में होती है। कहाँ पर होती है? वृक्क नलिका में। अब देखिएगा, अब हमारे जो अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ और लाभदायक पदार्थों का आएंगे हमारे पीसीटी में आएंगे। कहाँ आएंगे? पीसीटी में। पीसीटी का पूरा नाम होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रॉक्सिमल कोल्यूटेड ट्यूबल। क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के पास पाई जाती है तो समीपस्थ हो जाएगी, और ये दूर पाई जाती है तो यह डिस्टेंट कोल्यूटेड ट्यूबल हो जाएगी, दूरस्थ कुंडलित नलिका हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है? लगभग 70 से 80%, ध्यान दीजिएगा, 70 से 80% पदार्थों का पुनः अवशोषण वृक्काणु के किस भाग में होता है? तो पीसीटी में होता है। कहां पर होता है? पीसीटी में होता है, प्रॉक्सिमल कोल्यूटेड ट्यूबल में होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। कौन कौन से पदार्थों का रीएब्जॉर्बेशन होता है? SiO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन का होता है, नमक का होता है, जल का होता है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी का होता है, एमिनो एसिड्स का होता है, ग्लूकोज का होता है, पोटेशियम का होता है। अब ग्लूकोज बाहर निकाल दिया जाएगा तो बॉडी में क्या हो जाएगी? शीर्णता आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, तो इसको लेना आवश्यक है। इसी कारण यहाँ पर पुनः अवशोषण करना जरूरी है। अब देखो यहाँ से 70 से 80% पदार्थों का एब्जॉर्बेशन हो गया। अब एब्जॉर्बेशन होने के बाद पदार्थ कहाँ जाएंगे? आपके हेनले लूप में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ये हेनले लूप होता है, हेनले पास भी कहा जाता है, हेनले पास कहा जाता है या हेनले का लूप कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मछलियां जो होती है, मेंढक जो होता है और उभयचर जो होते हैं और कई प्रकार के सरीसृप जो होते हैं वह यूरियोटेलिक प्राणी नहीं होते। कौन से प्राणी नहीं होते? यूरियोटेलिक प्राणी नहीं होते, वो होते हैं अमोनोटेलिक प्राणी। कौन से प्राणी? अमोनोटेलिक प्राणी। अमोनोटेलिक का मतलब होता है ऐसे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन यहाँ पर मानव के बारे में पढ़ रहे तो मानव किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का करता है। तो हेनले लूप क्या कार्य करता है? यूरिया को एब्जॉर्ब करके मूत्र के द्वारा बाहर निकालता है। यूरिया को बॉडी से एब्जॉर्ब करके मूत्र के द्वारा बाहर निकालता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब बात करें अमोनोटेलिक प्राणियों की, तो अमोनोटेलिक जो प्राणी होते हैं उनमें यूरिया नहीं पाया जाता, अमोनिया पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या है? यूरिया का अवशोषण करना। जब यूरिया ही नहीं बन रहा उन प्राणियों में तो हेनले लूप अनुपस्थित होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि किस किस प्राणी में हेनले लूप नहीं पाया जाता? तो आपका आंसर होता है मेंढक में, उभयचरों में और अलवणीय जल की जो मछलियां होती है, मीठे पानी की
जो मछलियाँ होती है उनमें हेनले लूप नहीं पाया जाता है या अनुपस्थित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सारे पोषक पदार्थ आ जाते हैं, कईयों का यहाँ एब्जॉर्बेशन हो जाता है, कई बचे कुछ यहाँ पर आ जाते हैं, और बचे कुछ जो आ जाते हैं वहाँ पर जल आता है हमारे पास, ठीक है। तो देखिएगा हेनले लूप में कितने प्रतिशत पदार्थों का एब्जॉर्बेशन होता है, तो आपका आंसर होता है 5% का। कितना होता है? 5% का। पुनः अवशोषण, हेनले लूप में सबसे कम पुनः अवशोषण होता है किस किस का? जल का और यूरिया का। जल का और यूरिया का पुनः अवशोषण रीएब्जॉर्बेशन होता है। अब यहाँ से भी पदार्थ, कुछ पदार्थ यहाँ से जल के साथ साथ आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? डीसीटी में। कहाँ जाएंगे? डीसीटी में। डीसीटी कितने प्रतिशत पदार्थों का पुनः अवशोषण करती है? 15 से 20% पदार्थों का पुनः अवशोषण करती है। और पुनः अवशोषण करने के बाद जैसे यहाँ से पदार्थ यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? NaCl का पुनः अवशोषण होता है, जल का पुनः अवशोषण होता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट का पुनः अवशोषण होता है। अब जो पदार्थ बचते हैं, किसका नहीं हुआ? यूरिया का नहीं हुआ। यूरिया तो बॉडी से अंदर आया इसमें, अब यहाँ से यूरिया को बाहर निकाला जाएगा क्योंकि यहाँ यूरिया को बॉडी में नहीं डाला गया, यूरिया का पुनः अवशोषण नहीं हो रहा, तो यूरिया को यहाँ से डीसीटी के माध्यम से संग्राहक नलिका में लाया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, जो पीयूष ग्रंथि होती है, वो क्या करती है? एडीएच हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? एडीएच हार्मोन बनाती है। एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को मूत्र उत्सर्जी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो मूत्र के उत्सर्जन को कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है? हमारे रक्त नलिकाएं जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? रक्त नलिकाएं जुड़ी होती है। और रक्त नलिकाओं में आप जानते हो क्या होता है? आरबीसी होती है। क्या होती है? आरबीसी होती है। और उसी आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन भी निश्चित समय बाद विखंडित हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। और जब विखंडित होता है तो एक रासायनिक पदार्थ बनता है जिसका नाम है यूरोक्रोम। क्या नाम है उसका? यूरोक्रोम। और यही यूरोक्रोम क्या करता है? मूत्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है। और इसी यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? मूत्र का रंग पीला होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम वर्ण के कारण रक्त जो मूत्र होता है उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। तो आपको ध्यान रखना है यूरोक्रोम बनता कैसे है? हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। और यह यूरोक्रोम, यूरिया सारे कहाँ आ रहे हैं? संग्राहक नलिका में। और संग्राहक नलिका से कहाँ जाते हैं? मूत्राशय में। कहां पर आ जाते हैं? मूत्राशय में। तो मूत्राशय में आने के बाद मूत्राशय में कितना ml मूत्र का संग्रहण हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, मानव मूत्राशय में 700 से 800 ml अधिकतम मूत्र का संग्रहण हो सकता है। इतने मूत्र का संग्रहण कर सकता है। और मानव की जो नेफ्रॉन होती है प्रति मिनट लगभग 1000 से 1200 ml 1000 से 1200 ml रक्त का शुद्धिकरण करती है। 1000 से 1200 ml क्या करती है? रक्त का शुद्धिकरण करती है। तो ये आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो बात करते हैं हम नेफ्रॉन के बारे में, इसे लिख लेते हैं अपन। अब नेफ्रॉन की संरचना डाली है। नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना लिखेगा इसमें। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। जिनकी संख्या लगभग 10 से 12 लाख होती है। जिनकी संख्या लगभग 10 से 12 लाख होती है। जिनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 10 से 12 लाख होती है। आगे लिखिएगा, अगली लाइन से हेडिंग डाल के लिखिएगा। हेडिंग डालना, नेफ्रॉन के भाग। नेफ्रॉन के भाग। इससे पहले क्लास में आपको बताया गया था नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं, और अभी